हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अज़कर रहमान और आप देख रहे हैं लॉ स्कोप। तो आज की इस वीडियो में हम सेक्शन 14 और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 को देखेंगे, जो कि रूल अगेंस्ट परपिचुइटी की बातें करता है। तो आइए देखते हैं। तो परपिचुइटी का मतलब ही होता है अनएंडिंग ट्रांजैक्शन। मींस जो प्रॉपर्टी होती है उसको टाई अप कर दिया जाता है, उसको बांध दिया जाता है और इसे जनरेशन टू जनरेशन मीन्स पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलती जाती है, भले ही वो जो पर्सन है, वो जो ट्रांसफरी है, वो लिविंग में हो या ना हो। तो सेक्शन 14 इसके अगेंस्ट बात करता है, इस परपिचुइटी के अगेंस्ट बात करता है, इसीलिए इसे रूल अगेंस्ट परपिचुइटी कहा जाता है। अब हम सेक्शन 14 को बेयर एक्ट के लैंग्वेज में देखेंगे, क्योंकि बेयर एक्ट को पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है एज अ लॉ स्टूडेंट। तो सेक्शन 14 को इजी बनाने के लिए हमने इस सेक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया है, जिसका फर्स्ट पार्ट बोलता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैन नॉट ऑपरेट टू क्रिएट एन इंटरेस्ट विच इज टू टेक इफेक्ट आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ वन और मोर पर्सन लिविंग एट द डेट ऑफ सच ट्रांसफर। मीन्स जब हम किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं तो उसके लाइफ टाइम में ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन लिविंग में है ही नहीं और हमने उसके फेवर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया या उसके फेवर में इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया। जैसे मैंने कहा कि मेरे बाद मेरी ये प्रॉपर्टी ए को जाएगी, ए के बाद बी को जाएगी जो कि ए का अनबॉर्न सन है, बी के बाद सी को जाएगी जो कि सी का अनबॉर्न सन होगा। तो इस तरह से जनरेशन टू जनरेशन प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं हो सकती। प्रॉपर्टी सिर्फ उनके फेवर में जा सकती है जो लिविंग में है, लेकिन यहाँ पर ए तो लिविंग में है लेकिन उसके अनबॉर्न सन बी और बी के अनबॉर्न सन सी जो वो लिविंग में नहीं है, इसीलिए उनके फेवर में प्रॉपर्टी प्रेजेंट में ट्रांसफर नहीं हो सकती। जैसा कि सेक्शन 13 में प्रायर इंटरेस्ट जो क्रिएट किया जाता है अनबॉर्न चाइल्ड के बेनिफिट के लिए, ताकि वो जो प्रॉपर्टी है उसकी केयर टेकिंग अच्छे से की जा सके प्रायर इंटरेस्ट के अंडर रहकर। तो वो जितने भी प्रायर इंटरेस्ट होते हैं, चाहे एक हो, दो हो या तीन हो, एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के, तो वो सभी प्रायर इंटरेस्ट हमेशा लिविंग में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो लिविंग में है ही नहीं हम उनके फेवर में प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट कर दें, ऐसा नहीं होता। प्रायर इंटरेस्ट चाहे एक हो चाहे अनेक हो, वो हमेशा लिविंग में होने चाहिए। तो सेक्शन 14 का फर्स्ट पॉइंट भी यही कहता है। अगर हम सेक्शन 14 के फर्स्ट पॉइंट को इलस्ट्रेशन के थ्रू देखें तो लेट्स अज्यूम ए ने बी के फेवर में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया जो कि अभी लिविंग में है। उसके बाद बी के अनबॉर्न चाइल्ड के फेवर में लाइफ इंटरेस्ट किया। उसके बाद बी के अनबॉर्न चाइल्ड के फेवर में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया। तो जो बी के फेवर में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया वो तो वैलिड है, लेकिन बी के अनबॉर्न चाइल्ड और उसके अनबॉर्न चाइल्ड के फेवर में जो भी लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया ये वैलिड नहीं है, ये वॉइड हो जाएगा, क्योंकि ये अनएंडिंग ट्रांजैक्शन जा रहा है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांजैक्शन जा रहा है। इसीलिए ये जो ट्रांजैक्शन है, ये जो प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है, ये वॉइड हो जाएगा और सेक्शन 14 इसके अगेंस्ट बात करता है। अब सेक्शन 14 का सेकेंड पार्ट बोलता है द वेस्टिंग ऑफ एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ अनबॉर्न पर्सन मे बी पोस्टपोन टिल माइनॉरिटी। अब इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले सेक्शन 13 को देखना होगा। अगर आपने सेक्शन 13 नहीं देखा है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, क्योंकि उसे समझे बिना हम इस सेक्शन को नहीं समझ सकते। अगर हम सेक्शन 13 को शॉर्ट में देखें तो ट्रांसफरर अपनी प्रॉपर्टी का एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करता है लिविंग पर्सन के फेवर में। ए जो लिविंग में है उसके फेवर में प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करता है। उसके बाद आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ ए बी के फेवर में प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करता है। उसके बाद बी के अनबॉर्न चाइल्ड के फेवर में एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट करता है, लेकिन ट्रांसफरर यह कंडीशन लगा देता है कि जो अनबॉर्न चाइल्ड है जब वो एग्जिस्टेंस में आएगा उसे तुरंत वेस्टेड इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं हो जाएगा, टिल माइनॉरिटी तक उसके वेस्टेड इंटरेस्ट को पोस्टपोन कर दिया जाता है, या फिर अंडर द एज ऑफ माइनॉरिटी, लेकिन बियॉन्ड द एज ऑफ माइनॉरिटी मीन्स अबव 18 ईयर्स वेस्टेड इंटरेस्ट को पोस्टपोन नहीं किया जा सकता। ट्रांसफरर सिर्फ इतना डिसाइड कर सकता है कि अनबॉर्न चाइल्ड के एग्जिस्टेंस में आने पर उसे कब वेस्टेड इंटरेस्ट ट्रांसफर होगा, लेकिन वो वेस्टेड इंटरेस्ट को बियॉन्ड द पीरियड ऑफ माइनॉरिटी पोस्टपोन नहीं कर सकता। वो वेस्टेड इंटरेस्ट टिल द एज ऑफ माइनॉरिटी तक ही पोस्टपोन कर सकता है। मीन्स ट्रांसफरर यह बोल सकता है कि जो अनबॉर्न चाइल्ड है उसके एग्जिस्टेंस में आने पर जब वो 18 साल का एज
अक्वायर कर लेगा तो उसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी, तो वो उस प्रॉपर्टी का वेस्टेड इंटरेस्ट अक्वायर कर लेगा। या फिर जब वो 15 ईयर्स के एज को अक्वायर कर लेगा तो वो उस प्रॉपर्टी का वेस्टेड इंटरेस्ट अक्वायर कर सकता है। लेकिन वह ऐसा नहीं बोल सकता कि जब वो अनबॉर्न चाइल्ड एग्जिस्टेंस में आने पर जब वो 25 ईयर्स का हो जाता है तो उसे वेस्टेड इंटरेस्ट ट्रांसफर होगा। ये नहीं हो सकता। टिल माइनॉरिटी तक ही वो पोस्टपोन कर सकता है वेस्टेड इंटरेस्ट को, बियॉन्ड द एज ऑफ माइनॉरिटी पोस्टपोन नहीं कर सकता। अब हम सेक्शन 14 के सेकेंड पार्ट को इलस्ट्रेशन के थ्रू देखेंगे ताकि ये आपको काफ़ी इजीली समझ में आ सके। तो मान लीजिए ए ने बी के फेवर में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया और यहाँ पर बी लिविंग में है। उसके बाद बी के अनबॉर्न चाइल्ड के फेवर में एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट किया, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन लगा दिया कि जब बी का अनबॉर्न चाइल्ड 18 ईयर्स का हो जाएगा आफ्टर कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस तो ही उसे वेस्टेड इंटरेस्ट ट्रांसफर होगा। उसके बाद बी एग्जिस्टेंस में आ जाता है, लेकिन 18 ईयर्स से पहले ही वो मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो प्रॉपर्टी बी के अनबॉर्न चाइल्ड को ट्रांसफर नहीं होगा। वो प्रॉपर्टी वापस से ट्रांसफरर के पास ही आ जाएगा। अगर ट्रांसफरर एग्जिस्टेंस में नहीं है तो उसके लीगल डिसेंडेंट्स के पास चला जाएगा, क्योंकि बी के अनबॉर्न चाइल्ड एग्जिस्टेंस में तो आ चुके थे लेकिन उन्होंने 18 ईयर्स का एज अक्वायर नहीं किया था, इसीलिए वो प्रॉपर्टी उनके या उनके लीगल डिसेंडेंट्स के पास नहीं आ जाएगी, क्योंकि उन्होंने तो वेस्टेड इंटरेस्ट अक्वायर किया ही नहीं, उन्हें वेस्टेड इंटरेस्ट मिला ही नहीं, क्योंकि कंडीशन में ये क्लियर लिखा था कि जब वो 18 ईयर्स का एज अक्वायर कर लेंगे तो उनके पास वेस्टेड इंटरेस्ट जाएगा, तो उन्हें वेस्टेड इंटरेस्ट ट्रांसफर होगा। लेकिन उन्होंने 18 ईयर्स तक वो लिविंग में रहे ही नहीं, उससे पहले ही उनकी डेथ हो गई, इसीलिए उन्हें वेस्टेड इंटरेस्ट ट्रांसफर ही नहीं हुआ। इसीलिए वो प्रॉपर्टी वापस से ट्रांसफरर या उनके लीगल डिसेंडेंट्स के पास चली जाती है। अब एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 14 मीन्स सेक्शन 14 को फॉलो करने के लिए कुछ एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स, किस केस में किस कंडीशन में सेक्शन 14 फॉलो होगा, लागू होगा। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। सबसे पहले तो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना चाहिए। उसके बाद जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है वो अनबॉर्न पर्सन के बेनिफिट के लिए ट्रांसफर होना चाहिए। अब चूंकि वो जो अनबॉर्न पर्सन में है वो लिविंग में है ही नहीं, तो उस प्रॉपर्टी का केयर टेकिंग करने के लिए एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है। मीन्स जब तक वो अनबॉर्न पर्सन लिविंग में नहीं आ जाता उस प्रॉपर्टी का कोई केयर टेकर बना दिया जाता है, जिसे प्रायर इंटरेस्ट और लाइफ इंटरेस्ट भी कहते हैं। उस पर्सन के फेवर में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया जाता है। थर्ड पॉइंट, जिस अनबॉर्न पर्सन के बेनिफिट के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है वो अनबॉर्न पर्सन एग्जिस्टेंस में आ जाना चाहिए इन द लाइफ ऑफ प्रायर इंटरेस्ट पर्सन। मीन्स प्रायर इंटरेस्ट जिस पर्सन के फेवर में क्रिएट किया गया है उस पर्सन के लाइफ टाइम में ही अनबॉर्न पर्सन को लिविंग में आना जरूरी है। अगर वो लिविंग में नहीं आते हैं तो उनको प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी, प्रॉपर्टी वापस से ट्रांसफरर के पास चली जाएगी। तो इसीलिए जिस पर्सन के फेवर में प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है उस पर्सन के लाइफ टाइम में ही अनबॉर्न पर्सन को एग्जिस्टेंस में आना मैंडेटरी है। अब इसका फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 14 के लिए। सेक्शन 14 ही इस पॉइंट पर बेस्ड है, जो यह कहता है कि जो ट्रांसफरर है वो ट्रांसफर के समय ये कंडीशन डाल सकता है कि जो अनबॉर्न पर्सन है उसके एग्जिस्टेंस में आने के जस्ट बाद उसे वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। उसे वेस्टेड इंटरेस्ट तब तक नहीं मिलेगा जब तक वो 18 ईयर्स का एज अक्वायर नहीं कर सकता या फिर 10 ईयर्स का एज अक्वायर नहीं कर सकता। मीन्स एक एज लिमिटेशन लगा सकता है, लेकिन वो एज लिमिटेशन टिल माइनॉरिटी तक ही लगा सकता है। बियॉन्ड द एज ऑफ माइनॉरिटी वो लिमिटेशन नहीं लगा सकता, वो पोस्टपोन वेस्टेड इंटरेस्ट को नहीं कर सकता बियॉन्ड द एज ऑफ माइनॉरिटी। अब हम सेक्शन 14 से रिलेटेड एक केस को देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम राम निवास वर्सेस नानकू ऑल इंडिया रिपोर्ट 1926 है। तो इस केस का फैक्ट यह है कि आर जो कि ट्रांसफरर है वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी ए यानी डिफेंडेंट के फेवर में ट्रांसफर करता है, लेकिन उस पूरी प्रॉपर्टी का सिर्फ 2 बीघा लैंड वो अपने पास रखता है और यह कंडीशन लगा देता है कि ये जो 2 बीघा लैंड है वो मेरे पास रहेगी और मेरे मर जाने के बाद मेरे लीनियल डिसेंडेंट के पास रहेगी। लेकिन ना तो मैं और ना ही मेरे लीनियल डिसेंडेंट्स इस प्रॉपर्टी को किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि ए मर जाते हैं और उनके सन 18 ईयर्स अक्वायर करने से पहले ही उनकी भी डेथ हो जाती है और उसके बाद ए का यानी कि उसके बाद ट्रांसफरर का
कोई भी लीनियर डिसेंडेंट्स नहीं होता, तो एक डिस्प्यूट अराइज होता है कि ये प्रॉपर्टी किसके पास रहे, ये प्रॉपर्टी आड़ के यानी कि ट्रांसफरर के रिवर्जनर्स के पास रहे या फिर डिफेंडेंट के पास चला जाए। तो दोनों में ये डिस्प्यूट अराइज होता है कि ये तो सेक्शन 13 और 14 का वायलेशन है। यहाँ पर आर के रिवर्जनर्स या पॉइंट रेज करते हैं कि यहाँ पर सेक्शन 13 और 14 का वायलेशन है, इसीलिए ये कंडीशन वॉइड होगा और ये जो 2 बीघा जमीन है ये आर के रिवर्जनर्स के पास ही रहेगी। उसके बाद केस हाईकोर्ट के पास जाता है, जहां पर हाईकोर्ट यह बोलते हैं कि ये जो कंडीशन है कि जो 2 बीघा जमीन है वो आड़ के पास रहेगा और आड़ के मर जाने के बाद लीगल डिसेंडेंट के पास रहेगा, और यहाँ पर जो लीगल डिसेंडेंट है वो लिविंग में नहीं है। तो सेक्शन 13 और सेक्शन 14 ये क्लियर बोलता है कि प्रॉपर्टी किसी भी अनबॉर्न पर्सन के फेवर में ट्रांसफर नहीं होगा। तो इस केस में वो जो लीगल डिसेंडेंट है वो लिविंग में नहीं है, वो लीगल डिसेंडेंट 200 साल या 200 साल से ज्यादा तक भी लिविंग में रह सकते हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर वो लिविंग में नहीं है। इसीलिए यहाँ पर जो ट्रांसफर का कंडीशन है कि वो 2 बीघा जमीन आड़ के डिसेंडेंट लीगल डिसेंडेंट के पास रहेगा, वो कंडीशन ही वॉइड हो जाता है। अब चूंकि कंडीशन ही वॉइड है तो डिफेंडेंट का उस 2 बीघा जमीन पर कोई राइट नहीं होगा, डिफेंडेंट उस 2 बीघा जमीन के लिए क्लेम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो हाईकोर्ट का जजमेंट है वो प्लेंटिफ के फेवर में जाता है। ये था सेक्शन 14 और उससे रिलेटेड लैंडमार्क जजमेंट। आई होप आपको ये सेक्शन काफी अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं आपको ये सेक्शन काफी इजी लैंग्वेज में समझा सकूं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन रेज हो रहा हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।